हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास, यानी कि ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। तो कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर रोज लाइव जुड़ो। इसके अलावा पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज एक बहुत अच्छा दिन है क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग 1 या 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 और 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, जिसके बाद में आपका सब्सक्रिप्शन मेंस और प्रीलिम्स तक कवर होगा। इतना ही नहीं, साथ में अगर आप लोग कोड यूज करते हो SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, हर एक चीज के अंदर मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को दी जाएगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज हम लोग दोस्तों इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर क्या क्या खास है। सबसे पहला एडिटोरियल आया है द पोजीशन इंडिया इन अ चेयोटिक वर्ल्ड। देखो यार, रिसेंटली क्या हुआ कि आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा। रिसेंटली उसकी मीटिंग हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए भी थे और भारत के प्रधानमंत्री के साथ में व्लादिमीर पुतिन वहां पर मिले थे। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वहां पर मिल गए थे, है ना। ईरान से इब्राहिम रेजी वहां पे मिल गए थे, है ना। आसिफ एर्डोगान तुर्की से वहां पे मिल गए थे। जब मैं इन सारे देशों की बात कर रहा हूं तो ये सारे के सारे देश एंटी वेस्ट है, साथ में इन्हें एंटी वेस्ट डिक्टेटर भी कहा जाता है। भारत जो है वो इनके साथ में कोलैबोरेट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ यही भारत क्या कर रहा है, क्वाड के अंदर वेस्टर्न देशों के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रहा है। रिसेंटली इंडिया, यूएई और कनाडा की पहली मीटिंग भी होने वाली ट्रायलेटरल। ये क्या दर्शाता है कि भारत जो है वो मल्टीलेटरली अलाइंड हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसके पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कुछ इसी तरीके से था कि जितने भी राइवल देश है हम लोग सबसे बात करेंगे इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर, है ना। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं है हम लोग किसी से अलाइन नहीं करेंगे, हम लोग सबसे अलाइन करेंगे। उसी का एक नया रूप देखने को मिल रहा है, मल्टीलेटरल इंगेजमेंट आजकल, जिसके अंदर वेस्टर्न देशों से भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ में हम लोग इन देशों के साथ में भी कोऑपरेट कर रहे हैं जो एंटी वेस्ट कहलाते हैं। उसी दौरान में इंडिया की डिप्लोमेसी के अंदर कुछ कमियां और कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं जो इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। अब अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के अंदर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड लिखा हुआ है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। साथ में ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो कि इंडिया को इफेक्ट करती है, इंडिया के डायस्पोरा को इफेक्ट करती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कि यार ईरान के साथ में क्या हो रहा है। देखो, जब हम लोग मल्टीलेटरल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं उस बीच में ईरान के से हम लोग तेल लेना बंद कर चुके हैं। हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे और ईरान का बार बार कहना यह है कि हमसे तेल ले लो, पर हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ। अब अमेरिका ने जब उसके ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ तो हम लोग हमारे इंटरेस्ट को ना देखते हुए अमेरिका के कहने की वजह से, उनके सैंक्शन के डर की वजह से हम लोग ईरान से तेल नहीं ले रहे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रशिया से तेल ले रहे हैं। वहीं ईरान भारत की डिप्लोमेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए, दोनों के लिए ही ईरान की कनेक्टिविटी भारत को चाहिए। तो इस कारण से हमको ईरान के साथ में और बेटर कोलैबोरेट करना चाहिए। साथ में इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो पहले एक्टिव डिप्लोमेसी हुआ करती थी। इस एडिटोरियल के अंदर ऐसा कहा गया है कि ये डिप्लोमेसी अब पैसिव हो रही है। जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद में उसके ऊपर वोटिंग की जा रही थी रशिया के खिलाफ कई सारे रेजोल्यूशन आए, भारत ने उसके ऊपर से एब्सटेन किया। ये दर्शाता है कि इंडिया जो है वो एक पैसिव पॉलिसी अपना रहा है, कई सारी चीजों के प्रति अपने एक्शन अपने रिएक्शन नहीं दे रहा। साथ में श्रीलंका और अफगानिस्तान के इशू को लेके इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छा खासा हाइप किया हुआ अपने डोमेस्टिक लेवल पे, पर ये फॉरेन पॉलिसी इतनी भी अच्छी नहीं है। ये पेपर में अच्छी लगती है पर रियलिटी में इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया, ठीक है। तो हम लोग को हमारी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा रिफैशन करना पड़ेगा,
जिसके अंदर हमको चाइना को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यार, चाइना की प्रेजेंस जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी बढ़ रही है, अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट थे ही, पर अब हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी बढ़ रहे हैं, और अब तो इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। अभी तक कॉन्फ्लिक्ट इंडियन ओशन पे इंडिया का नहीं है, पर अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है कि श्रीलंका के अंदर ये लोग एक वेसल लेके आ गए थे, जिसके ऊपर इंडिया ने अपना कंसर्न शो किया था। ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना को टैकल करने के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी तो है, पर हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ डोर ओपन रहे कि चाइना के साथ में हम लोग इमीडिएट इंगेजमेंट करके हमारी जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कर सके। साथ में न्यूक्लियर डायमेंशन की यहाँ पे बात की, तो इस एडिटोरियल के अंदर कुछ पॉइंट मेरे को ऐसे लग रहे थे जो लिटिल थोड़े थोड़े इलॉजिकल है। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो पेपर पे अच्छी लग रही है, रियलिटी में अच्छी नहीं है, पर इसके प्रति कोई काउंटर मतलब एग्जाम्पल नहीं शो किया गया, बस ऐसे ही कहा गया। तो ये वाले थोड़े से आर्ग्यूमेंट मेरे को ठीक नहीं लग रहे थे, पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट जो पेश किया गया इस एडिटोरियल के अंदर वो है इंडिया की न्यूक्लियर डायमेंशन। देखो यार, इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भारत ने अब जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके अंदर कहा गया है कि यार हम लोग पहले अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन का हम लोग प्रयोग करते हैं कि पहले अगर कोई और देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा तो हम लोग डेटरेंस क्रिएट करने के लिए उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करेंगे। पर इंडिया आज नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट झेल रहा है चाइना और पाकिस्तान से, और ये दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट है और काफी एग्रेसिव स्टेट है। रिसेंटली रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान में रशिया ने कहा था कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसके कारण से न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हो सकता है किसी वॉर के अंदर न्यूक्लियर वेपन प्रयोग भी हो जाए, केवल ये डिटरेंस के लिए तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया को भी दूसरे देशों के सामने अपने डिटरेंस क्रिएट करने के लिए ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी छोड़ना चाहिए, ऐसा यहां पर कहा गया है। इसके अलावा अब ब्लो टू द डिग्निटी करके एक एडिटोरियल आया है। ये एडिटोरियल आया है कन्वर्जन थ्योरी के ऊपर, कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर, एंटी कन्वर्जन थेरेपी के ऊपर। तो जो कन्वर्जन थेरेपी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए कराई जाती है उसके ऊपर एक कंप्लीट एडिटोरियल है, जिसके ऊपर मेरे द्वारा एक सेपरेट वीडियो पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जा चुकी है, तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली एक और क्या हुआ कि अगले एडिटोरियल के अंदर ना इन्फ्लेशन की बात की गई है कि फूड प्राइस की वजह से किस तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ता है। देखो यार, सबसे पहले ये वाला ग्राफ देखो एक बार। जब आप ये वाला ग्राफ देखोगे तो आप पाओगे कि इस ग्राफ के अंदर लगातार ये जो ब्लू वाला कलर है ये बताता है कि ओवरऑल रूप से इन्फ्लेशन क्या है भारत के अंदर, डार्क ब्लू कलर। अब ये डार्क ब्लू कलर बता रहा है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन कैसा है। ये इधर की तरफ आ जाओ, यहां पर देखो, यहां पर जब आप देखोगे तो ये इन्फ्लेशन लगभग 7.79% तक पहुंचा था एक समय पे, 7.7% से ऊपर ही रहा इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद में पिछले 2-1 महीने के अंदर 7% से थोड़ा सा इन्फ्लेशन नीचे आया था। अभी वापस से ये इन्फ्लेशन 7.57% पे पहुंच गया है। दूसरा इन्फ्लेशन आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा होगा, यह है फूड प्राइस का। फूड प्राइस का इन्फ्लेशन जैसे ही यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से, वैसे ही हम लोगों को ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल रूप से जो महंगाई दर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8.1% के आसपास पहुंच गया है। इस फूड के अंदर भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन करता है इन्फ्लेशन के अंदर, तो वो आप सीरियल देखोगे, सीरियल क्रॉप जो सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि किस फूड का कितना इंपैक्ट पड़ता है, जैसे आप लेफ्ट साइड जाओगे उतना इंपैक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा इन्फ्लेशन के अंदर। वीट और राइस का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर। रिसेंटली राइस के दाम लगातार बढ़ रहे थे क्योंकि राइस का लगातार एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा था। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ब्रोकन राइस है उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भारत सरकार ने रोक लगा दी थी। साथ में ये भी कहा था कि 20% की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीजें उस समय पे की गई थी। क्यों की गई थी? ताकि एक्सपोर्ट कम हो, भारत के अंदर राइज रहे। राइज रहेगा तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। फूड प्राइस इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जस्ट पहले वाले चार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फूड प्राइस इन्फ्लेशन का असर ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर पड़ता है। अब यहां पर क्या है कि राइस और वीट का इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा पड़ रहा है, असर ज्यादा कर रहा है। मतलब क्या है कि फूड का असर जो है वो ज्यादा करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। वेटेज भी बताता है सीपीआई का। पर क्या ये इन्फ्लेशन हर जगह सेम होता है? मतलब एमपी में जाओगे या यूपी में जाओगे या केरला में जाओगे, हर जगह सेम इन्फ्लेशन मिलेगा क्या? भैया देश है, अलग अलग जगह है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्फ्लेशन मिलेगा। आप अगर अर्बन रूरल एरिया की बात करो तो रूरल एरिया के अंदर फूड उग रहा है तो यहाँ पर आपको फूड के दाम सस्ते मिलेंगे।
पर वही फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होके जब अर्बन एरिया में जाएगा तो वो एपीएमसी मंडी भी बीच में आ जाएगी, वहां पे अड़तिये भी बीच में आ जाएंगे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बीच में आ जाएगा। तो फिर अर्बन एरिया के अंदर वही सब्जी जो है महंगी बिकने लगेगी। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर जो है बढ़ता हुआ दिखा देगा, ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हम लोगों को देखने को मिलेगा। वही असर आपको राज्यों के ऊपर भी देखने को मिलता है। कुछ राज्यों के अंदर फूड क्रॉप होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम होता है। कुछ राज्यों के अंदर फूड क्रॉप कम होती है तो वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये बात समझ पा रहे हो? तो आप वैसे ही नॉर्थ वेस्ट राज्यों को देखोगे, नॉर्थ वेस्ट राज्यों के अंदर आपको इन्फ्लेशन दर जो है वो सबसे ज्यादा दिखा देगा। ये यहाँ पर जो टॉप राज्य है, गुजरात के अंदर जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो 11% के आसपास है। वहीं दक्षिण राज्यों के अंदर आपको इन्फ्लेशन जो है वो अभी सबसे कम दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इसी इन्फ्लेशन के अंदर अपन बात करें तो सीरियल इन्फ्लेशन का असर जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हालांकि ये अमाउंट में कम है पर ओवरऑल रूप से इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। गुजरात राजस्थान वाले इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है अभी के समय पे। ठीक है, तो ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया गया। उसके अलावा फिर टेक्सचर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। लंपी स्किन डिसीज जो हम लोगों को गाय वगैरह के अंदर देखने को मिल रही है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है। ये इमेज के अंदर आप देख पा रहे होगे, है ना। ये यहाँ पर ये जो गाय है, इस गाय की बॉडी के ऊपर ना ऐसे बारीक बारीक लम्स उग जाते हैं, है ना। जैसे अपने को चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं ना, ऐसे बारीक बारीक लम्स रेड कलर के होने लग जाते हैं। तो ये लंपी स्किन डिसीज कहलाती है। ये लंपी स्किन डिसीज ऐसा नहीं है आज से शुरू हुई है, ये बहुत पहले से चल रही है। इस लंपी स्किन डिसीज के अंदर होता क्या है, ये किस वायरस के जरिए होती है, तो लंपी स्किन डिसीज वायरस करके होता है। ये वायरस कैप्री पॉक्स वायरस है जो कि पॉक्सवीविरिडाई फैमिली से आया हुआ है। ये वही फैमिली है जिसमें से स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स होता है। इंसान के अंदर भी आप देखते हो जब मंकी पॉक्स के केसेस देखने को मिल रहे थे तो वैसे ही लम्स हो रहे थे, वैसे ही स्मॉल पॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं, पर स्मॉल पॉक्स के अंदर अमाउंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। वही चीज अगर गाय के अंदर होती है, अगर कैटल्स के अंदर होती है तो वो लंपी स्किन डिसीज कहलाती है। अब ये जो लंपी स्किन डिसीज है, क्या ये गाय से इंसान के अंदर फैलती है, तो नहीं, वो डायरेक्टली नहीं फैल रही है। होता क्या है कि जैसे मतलब कोई कैटल है, कैटल को किसी मॉस्किटो ने काटा, तो वो मॉस्किटो के काटने के बाद में वो मॉस्किटो अगर किसी और कैटल के ऊपर जाके उसे काटेगा तो उसके बाद में वो डिसीज जो है वो फैलेगी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब भी आपने ऐसे मतलब तबेला इमेजिन करो जहां पर गाय भैंस होती है लाइन से, ठीक है, उनके सामने एक ऐसा बड़ा सा लंबा सा जगह होती है जिसके अंदर ना खाना डाल दिया जाता है। वहां पर गाय भैंस जो है वो खाना खाती है, एक ही जगह पे सबका मुंह रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सलाइवा एक्सचेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर ना डिसीज जो है वो गाय यानी कि कैटल के बीच में होती है। कैटल के बीच में ये डिसीज देखने को मिलती है, पर ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। मतलब ये कैटल से इंसान के अंदर देखने को अभी तक नहीं मिल रही है, इसके केसेस जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस डिसीज के अंदर क्या होता है, जो गाय होती है ना उसके अंदर ना बड़े बड़े नोड्यूल्स उग जाते हैं बॉडी के ऊपर। वो थोड़े समय में अल्सर का रूप भी ले लेते हैं कई बार। थोड़ा सा फीवर भी गाय के अंदर देखने को मिलता है ना। नाक वगैरह बहती हुई जो है वो गाय के अंदर भी देखने को मिलती है। साथ में गाय वगैरह का कैटल का प्रयोग क्या है, वो दूध निकालना यूज आता है। अब दूध का जो अवेलेबिलिटी है, जो उसकी फर्टिलिटी और दूध की जो आउटपुट है वो कम हो जाता है इस बीमारी की वजह से। वहीं इस बीमारी की वजह से जो मॉर्बिडिटी रेशियो है वो 45% है। मोर्टालिटी रेशियो अभी तक 10 से कम हुआ करता था, पर अभी जो रिसेंटली लंपी स्किन डिसीज के केसेस देखने को मिले हैं उसके अंदर 15% तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मोर्टालिटी के केसेस दिख रहे हैं। जिसके कारण से अगर हम लोग इन कैटल्स की बात करें तो ये कैटल्स क्या है, ये कैटल्स कई सारे लैंडलेस जो किसान होते हैं उनके लिए एक एग्रीकल्चर का सोर्स है। साथ में कई सारे लोग जो है वो कंप्लीट रूप से अपनी इनकम के लिए इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई सारे लोग अपने खेती के साथ में कैटल पालते हैं। भारत के अंदर मिक्स्ड काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो कैटल से दूध और एग्रीकल्चर से फसल, इन दोनों को बेच के पैसे कमाए जाते हैं, तो उन इनकम के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ेगा। साथ में गाय कोई सस्ती आती नहीं है, ठीक है, मतलब एक किसान के लिए उसको अफोर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। ऐसी कंडीशन में उसकी डेथ होना या उसकी बीमारी होना या फिर उसका आउटपुट कम होना वो किसान की इनकम को डायरेक्टली जो है वो कम करता है, जिसके कारण से इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये जो लंपी स्किन डिसीज है वो ऐसा नहीं है कि आज इंडिया के अंदर आई, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं करती थी।
1929 के अंदर जाम्बिया के अंदर सबसे पहला केस हम लोगों को देखने को मिलता है इस लंपी स्किन डिसीज का। उसके बाद में यही डिसीज जो है वो यूरोप के अंदर फैलती है, सेंट्रल एशिया में जाती है। साउथ एशिया के अंदर सबसे पहली बार यही लंपी स्किन डिसीज जो है वो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है। बांग्लादेश से सबसे करीबी क्षेत्र आपको क्या दिख रहा है भारत के अंदर? आपको फील आएगा ओडिशा, बंगाल, आसाम वाले रीजन, जहां से नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, इनके बीच में बहुत तेजी से ट्रांजैक्शन होता है, केटल्स का भी। तो वो ट्रांजैक्शन जब होता है ना, तो उस बीच में ये डिसीज जो है सबसे पहले बंगाल और उड़ीसा में पाई गई है, और उसका असर जो है वो अब पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। पंजाब, राजस्थान वाले क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा असर जो है वो लंपी स्किन डिसीज का दिखाई दे रहा है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, 210 मिलियन टन तक का मिल्क जो है वो भारत प्रोड्यूस करता है, तो डायरेक्टली उसके ऊपर असर पड़ेगा। कैट और बफेलो हेड काउंट अगर आप देखोगे तो वो भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट असर जो है वो भारत के अंदर पड़ने वाला है। हालांकि भारत जो है वो आबादी बहुत बड़ी होने के कारण हम लोग मिल्क के सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS1 से रिलेटेड खबरों के ऊपर। देखो साउथ वेस्ट मानसून जो है इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, हर साल मानसून के डाटा जो है बदलते हैं। अभी मानसून जो है वो रिट्रीट कर रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा सा बता देता हूँ कि मानसून का रिट्रीट क्या होता है। तो जैसे आप देखते हो ना कि ये इंडिया है, ठीक है, ये अगर हमारा भारत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून आता है इस तरीके से। अब फील करना कि इंडिया के वाले क्षेत्र क्या है, पानी वाले है ना, मतलब यहाँ पर समुद्र आया हुआ है, बे ऑफ बंगाल आया हुआ है, यहाँ पर अरेबियन सी आया हुआ है, तो ये अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ चलती हैं। अब समुद्र है, समुद्र से हवा अगर आएगी तो वहां से मॉइस्चर लेके आएगी, मॉइस्चर लेके आएगी तो यहाँ पे भारत के अंदर पहाड़ को देखेगी, और ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो भारत के अंदर हो जाएगी। फिर क्या होगा कि अभी हाई प्रेशर जो था वो समुद्र के अंदर था, और लो प्रेशर जो था वो धरती के ऊपर था। ये हाई प्रेशर मॉरिशस वाले रीजन के अंदर रहता है, और लो प्रेशर तिब्बत वाले रीजन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो है वो चलने लगती। अब क्या होता है जब ठंड का समय आता है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ज्योग्राफी के अंदर डिटेल में पढ़ोगे, वो नीचे शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर जो है वो इक्वेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहां पर ऊपर हाई प्रेशर होता है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो ये हवाएं इस तरीके से चलने लगती हैं। अब आप इस हवाओं को देखो, तो ये हवाएं भारत के ऊपर जब चल रही हैं तो ये कॉन्टिनेंट से ही आ रही है ना, तो क्या इसको कहीं मॉइस्चर मिल रहा है क्या? अब जब मॉइस्चर नहीं मिल रहा है तो रेनफॉल करेगी क्या? रेनफॉल नहीं करेगी तो मानसून होगा क्या? मानसून नहीं होगा तो बारिश नहीं दिखेगी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तो रिट्रीट ऑफ मानसून है। पर ये जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है तो उस दौरान में बारिश होती है इन क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि जब ये हवाएं इस तरीके से चलेंगी तो ये क्या करेंगी, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके बारिश कर जाएंगी। दूसरी तरफ बारिश कहाँ होगी? दूसरी तरफ बारिश होगी यहाँ पर राजस्थान वाले इलाकों में। क्यों हो जाएगी? अरे ठंड का समय आ जाएगा ना, ठंड का समय आएगा तो टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होंगे, फ्रंटल रेनफॉल क्रिएट होगी, उसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत के उत्तरी क्षेत्रों के अंदर, नॉर्थ वेस्ट वाले क्षेत्रों के अंदर ही बारिश इस समय पे देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब इनिशियली रिट्रीट ऑफ मानसून होता है, उस दौरान में ये जो बीच वाले क्षेत्र हैं भारत के, यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है शुरुआत में क्लीन क्लाउड, क्लाउडलेस स्काई दिखाई देता है, जिसके कारण सूरज की रोशनी डायरेक्ट धरती के ऊपर पड़ती है, और अक्टूबर के शुरुआती महीनों के अंदर गर्मी लगती है, जिसे हम लोग अक्टूबर हीट कहते हैं। और अक्टूबर हीट के बाद में वापस से जो ठंड है वो हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब रिट्रीट ऑफ मानसून हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं कि इतने परसेंट रेनफॉल के अंदर डेफिसिट देखने को मिला है, इस क्षेत्र के अंदर उतना मिला है। नॉट इम्पोर्टेंट, इतनी सारी चीजें याद रहती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखने की, एग्जैक्ट डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्षेत्र के अंदर कितना बारिश कम हुई है, पर ओवरऑल रूप से पूरे भारत के अंदर 7% तक बारिश जो है वो हम लोगों को इस बार कम देखने को मिली है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS2 के ऊपर, कि भारत के नेवी चीफ ने बताया कि भैया चाइना जो है उसकी नेवल प्रेजेंस जो है वो लगातार इंडियन ओशन के अंदर बढ़ रही है। चाइना ने, देखो यहाँ पर आप देखोगे सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, ओमान है, ये वाले क्षेत्र हैं गल्फ रीजन, यहाँ पर आपको ये सीड रीजन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर से आपको पायरेसी एक्टिविटी दिखाई देती है। इन
पायरेसी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे एंटी पायरेसी प्लान चलाए जाते हैं, भारत के द्वारा भी चलाए जाते हैं। चाइना क्या करता है, इन प्लान के जरिए इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। जिबूती के अंदर यहाँ पर अपना एक नेवल बेस भी बना लिया है जो भारत के काफी ज्यादा क्लोज है। ग्वादर पोर्ट के ऊपर कंट्रोल है, हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर कंट्रोल है। तो अभी तक इंडियन ओशन के ऊपर इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चाइना से ऐसा देखने को नहीं मिला। भारत का कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे है तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, पर आने वाले समय में यहां पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को चाइना के थ्रेट के लिए इंडियन ओशन के अंदर भी तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कोटा डज नॉट इरोड द राइट ऑफ एससी एसटी एंड ओबीसी। देखो ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके ऊपर क्या आर्गुमेंट चल रहा है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ना इसकी रोज कोई नई बात आएगी, है ना, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो हर रोज कोई नई बात करके जाएगा कोर्ट के अंदर आके, एक एक चीज हमको पढ़नी नहीं है। तो इस तरीके की खबरें ना लगती हैं कि अरे इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और खबर आपको दिखाई देगी इसी तरीके से, यहां पर 2 सेकेंड, ये ईडब्ल्यूएस कोटा के अलावा यहां पर एक और जो खबर दिख रही है, जैसे ये कुनो नेशनल पार्क के अंदर, कुनो नेशनल पार्क के अंदर कहा गया कि आज चीता के लिए स्पॉटेड डीएनए ला के रखे। भैया उसके लिए लाके रखे नहीं रखे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई सारे टीचर पढ़ाने लग जाते, जो दिख रहा हो सब पढ़ाना, पर ये बॉल कमेंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना जरूरी है कि 1952 के अंदर चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था, उसको वापस से जो है वो नामीबिया से लेके आया गया, ठीक है, और कहां पर उस चीता को रखा गया, बस इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। बेजबरन में सारी बॉल कमेंट्री पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया कि रिसेंटली एक मीटिंग की गई है मेयर के साथ में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, जिसके अंदर सिटी प्लानिंग के ऊपर बात की गई है। अब सिटी प्लानिंग जो है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधी सी बात है भारत के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रूरल क्षेत्रों के लोग जो है वो अर्बन क्षेत्र के अंदर ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अर्बन क्षेत्र के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है। आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, उनका एक घर शहर में भी है, तो गांव से अप डाउन वगैरह होता रहता है, किसी त्योहार में गांव चले गए, बाकी शहर में आ गए, शहर में पढ़ाई वगैरह चल रही है बच्चों की, इस तरीके से भी चीजें देखने को मिलती है। तो ये रैपिड अर्बनाइजेशन जो है वो हम लोग को भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ये अर्बनाइजेशन प्लान्ड नहीं है। जब प्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं है ना तो कहीं पे भी घर बने हुए हैं, है ना, शहरों के अंदर जो नालियां हैं वो चौक हो रही हैं, जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं है, जिसके कारण से अर्बन फ्लडिंग जैसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अर्बन प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर मेयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। पर मेयर क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेयर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा पावर दी नहीं गई है, ठीक है, जो लोकल सेल्फ बॉडी है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर नहीं है मेयर के पास में, तो ये इशू जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये आर्टिकल मैंने इसलिए भी चूज किया है क्योंकि टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज क्या होती हैं, थोड़ा सा बाहर साउंड हो रहा है, इसको इग्नोर करना। तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज के ऊपर ना क्वेश्चन आता नहीं है, पर ना इसका क्वेश्चन के अंदर प्रयोग हो जाता है, फिर कंफ्यूजन होता है अरे ये क्या हो रहा है। तो टायर 1 सिटीज क्या होती है, टायर 1 सिटीज ऐसी बड़ी हाईली डेवलप्ड सिटीज होती हैं जहां पर स्कूल फैसिलिटी, बिजनेस वगैरह काफी ज्यादा डेवलप होगा। अब आप एक बार एक शहर को इमेजिन करना, स्कूल वगैरह बढ़िया है सब, है ना, उसके अंदर सब कुछ एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि यार वहां पर जो रियल इस्टेट है उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो वो ज्यादा रियल इस्टेट के दाम जो है वो बढ़ते हुए दिखा देते हैं टायर 1 सिटीज के अंदर। टायर 2 सिटीज के अंदर क्या होता है कि अभी ये डेवलप हो रही है, रास्ते में है, इसके रियल इस्टेट के दाम जो है वो एकदम आसमान नहीं छुए, अभी लगातार बढ़ रहे हैं। टायर 3 सिटीज क्या है, ये वो सिटीज होती हैं जहां पर रियल एस्टेट के दाम जो है वो कम होते हैं। कम होते हैं मतलब क्या, मतलब अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक डेवलपमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है, ये टाउन वगैरह को हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार की सिटीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ईरान के कंसर्न जो है वो प्रोटेस्ट के तहत बढ़ रहे हैं। ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा सा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है हिजाब को लेके। क्या हुआ था देखो, 1979 के अंदर ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, और उस इस्लामिक रिवॉल्यूशन के तहत एक इस्लामिक ड्रेस कोड जो है वो स्थापित किया गया कि महिलाओं को इस तरीके का ड्रेस कोड पहनना है। वहां पर ईरान के अंदर एक महिला थी मसा अमीनी, जो कि अपने एक कजिन के साथ में घूमने जा रही थी, उस दौरान में उन्होंने अपने कुछ ड्रेस पहनी हुई थी। तो क्या होता है, इस्लामिक ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोरल पुलिस होती है वहां पर। वो जो मोरल पुलिस है उसने देखा कि अरे ये जो ड्रेस इन्होंने पहनी है, ये ड्रेस जो है
ये हमारे ड्रेस कोड के अनुसार नहीं है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको मारा कूटा भी गया और कस्टडी के अंदर उनकी डेथ हो गई। हालांकि ऑन रिकॉर्ड ये बताया गया, क्योंकि चश्मदीद गवाह जो है कजिन, उनका कहना यह है कि मेरी बहन को बहुत ज्यादा मारा था। वहीं पुलिस का कहना है कि हमने मारा नहीं है, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर ये रखा गया। जिसके बाद कई सारी महिलाओं ने अपने जो ड्रेस है जिसके अंदर हिजाब वगैरह आता है उसको उन्होंने जला दिया है, और एक वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर टीयर गैस वगैरह जो है वो छोड़ी जा रही है लोगों के ऊपर। इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो हम लोगों को ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर कोई बहुत डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस जानकारी रखो कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। हम लोगों को अभी से डिप्लोमेट नहीं बनना, जर्नलिस्ट बनना, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी को बहुत ज्यादा ऐसा है कि अरे नहीं मेरे को तो सब डिटेल में जानना है, तो फिर ये मिकाब, बरखा है ना, चदोर, हियाब, इनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं ये भी आप देख सकते हो। भाई यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको कोई अलग से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करने के अंदर क्या ही शर्माना। फिर अभी बहुत अच्छा मौका है। SRC10 मेरा कोड है। SRC10 कोड के अंदर अकेला एकमात्र ऐसा कोड है जिसको यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये केवल SRC10 कोड के यूज करने के बाद ही मिलेगी। साथ में आप लोगों को 1 साल और 1.5 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 1 और 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है 23 सितंबर तक। तो बहुत अच्छा मौका है, जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।